हेलो एवरीवन। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए 2022 का वार्षिक पेपर जो कि सामाजिक विज्ञान का है, जो आपकी 2024 की परीक्षा में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपकी 2024 की परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसलिए आप इसके क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर नोट कर लीजिए, जो आपकी परीक्षा में हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ओटो वान बिस्मार्क। ठीक है, तो ये इसका एक सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगले पेज में कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका सही उत्तर 1815 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। तो इसमें ये है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर ये चौथा है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, तो इसे आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जितना खुद से सॉल्व करेंगे उतना ही आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांघिक सूची का विषय है। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा अपनी बुक में और इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा कि इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए अगले प्रश्न ये हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है। 2 कारण बताइए। ठीक है, तो इसके भी आप 2 कारण लिख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें ये है कि प्रजातंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो इसका भी आप उत्तर निकाल लीजिएगा। तो अब आगे पेज में हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं आगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है, पारदर्शिता प्रजातांत्रिक सरकार के लिए क्यों आवश्यक है, कोई 2 कारण बताइए। तो इसके भी उत्तर आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न का है। ठीक है, तो इसमें 10वां क्वेश्चन ये है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसे तो आप पक्का ही नोट डाउन कर लीजिए। और ये अथवा में भी है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसे तो पक्का ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। तो 11 में क्वेश्चन नंबर ये है कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें अथवा में भी आप देख लीजिए। अथवा में है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों के भी आप सही से उत्तर निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये संघवाद वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा ही आता है, तो इसमें भी आप कुछ देख लीजिएगा। और उसके बाद इसमें हम सीधा फिर यहाँ पे आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये 12 है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया और इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यह अथवा में है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है,
इसके कारण क्या थे। ठीक है, तो ये दोनों हैं एक ही क्वेश्चन, लेकिन इनमें थोड़ा अर्थ अलग अलग है, लेकिन आपको इसको सही ढंग से याद करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 13 देख लीजिए। 13 में है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये अथवा में है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है। तो ये दोनों भी आप सही से कर लीजिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मानचित्र संबंधी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है 14 का कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। तो आप मानचित्र की भी प्रैक्टिस कर लीजिए अभी, नहीं तो आपको पेपर में दिक्कत हो सकती है। तो अब क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देख लीजिए। वह स्थान जहां से 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तो ये भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा आप। और क्वेश्चन नंबर ये 5 है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। तो अब ये खंड खा के हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसमें भी आपका ये उत्तर उत्तराखंड है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें भी आप खुद चुनिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। तो इसमें ये है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। तो इसमें भी आप सही उत्तर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब हम लघु उत्तरी प्रश्न को देख लेते हैं। पहले इससे पहले हम अति लघु देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 21 है। तो इसमें ये पहला है, भूमि निम्नीकरण क्या है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा अगर आपके सिलेबस में हो। अब लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये तो आप खास ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो परीक्षा में आते ही रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, या अथवा में ये है कि वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है। इसमें और भी कृषि आती हैं, तो आप उन्हें भी ध्यान से देख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन ये भी आ सकती है। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए 25 है, भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ने के कोई 3 कारण लिखिए। ठीक है, और अथवा में ये है कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं 26। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। तो ये इसमें है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 26, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यह अथवा में है, भारत में पाए जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, रोजगार के संगठित
तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अथवा में है, विदेश व्यापार से क्या असर है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। ठीक है, अब कुछ मानचित्र कार्य हैं जो पहले भी दिए गए थे, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी दिए हैं, तो आप इन्हें तो खास ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि समाज विज्ञान में ज़्यादातर मानचित्र के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों को इन्हीं करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसमें पहला ये है कि सलाल बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर है ये। ठीक है, उसके बाद है लो आइसको कि कोई एक खान, ये त्रिभुज टाइप है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये चिन्ह जो है किसी न किसी चीज़ को दर्शाते रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। ये भी आप देख लीजिएगा। चौथा है महानदी डेल्टा चिन्ह द्वारा नाम सहित। ये भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाराद्वीप चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। तो यही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे या फिर आ सकते हैं, तो आप इन्हें जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।